हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम जीएस पेपर 1 के जो 20 मार्कर क्वेश्चन हैं दैट इज़ रिलेटेड टू जीएस पार्ट उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमने 2 लेक्चर्स में पहले 4 मार्कर क्वेश्चंस और उसके बाद 8 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में हम 20 मार्कर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपको पता है कि 20 मार्कर क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इन 3 क्वेश्चंस में से जो 2 क्वेश्चंस थे दैट वर रिलेटेड टू एचपीजी के, जो कि आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू योर जीएस पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सो आज के सेशन में 20 मार्कर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन देखते हैं। गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। What were the causes of its slow and unbalanced growth? Now this is a simple question। अगर हम NCERTs भी पढ़ते तो NCERTs में भी ये जो टॉपिक है वो दिया गया है, एक्सप्लिसिटली दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश एरा में इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज हुई हैं वो कैसे हुई हैं, और ये जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी स्लो ग्रोथ क्यों हुई, यही पूछा गया है, राइट। सो लेट्स सी। Before independence, there was no proper development of Indian industry in India. The Britishers were anti-Indian. The India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. अब देखिए, आपने इंट्रोडक्शन में ही एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर देना है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो भी उन्होंने डेवलपमेंट करी है वो इंडियंस के लिए डेवलपमेंट नहीं करी, अपने लिए डेवलपमेंट करी है। तो वो इंडिया को मियर इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश गुड्स बनाना चाहते थे। यहाँ पर उन्होंने कोर इंडस्ट्रियल बेस प्रोवाइड नहीं किया, राइट। सो हमने इंट्रोडक्शन में ही क्लैरिटी कर दी है कि जो ब्रिटिशर्स थे दे वर एंटी इंडिया एंड दे वर नॉट इन अ मूड टू हैव अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द colonial rule, right? So the intention was first to reduce India to the status of a mere exporter of important raw materials for the upcoming modern industries in Britain. अब ब्रिटेन में क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, अब इंडिया से वो क्या करना चाहते थे, जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे। और जो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई गई, उसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इंडिया में वो सिंपल क्या करना चाहते थे, इंडिया को मियर इंपोर्टर बनाना चाहते थे ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। सो यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल बेस देखने को नहीं मिलता है, राइट। सो सेकेंड वॉज टू टर्न इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ दोज इंडस्ट्रीज so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country. So maximum advantage जो प्रॉफिट मेकिंग थी, वो प्रॉफिट मेकिंग किसकी हो रही थी, ब्रिटिशर्स की हो रही थी। तो इंडिया को एज सच कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा। सो यहाँ से इंट्रोडक्शन से ही आप अपना स्टैंड क्लियर कर देते हैं कि जो भी ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट करी भी वो करी क्यों, क्योंकि उनको अपना बेनिफिट दिख रहा था। इंडिया का एज सच कोई भी इंडस्ट्रियल बेस इन्होंने नहीं बनाया। डन। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री की, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सो जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कौन कौन सी रही। अब देखिए, ये थोड़ा फैक्चुअल हो जाता है। अनटिल एंड अनलेस आप फैक्ट्स कोट नहीं करेंगे तब तक आपके जो आंसर में है वो सब्सटेंस देखने को नहीं मिलता है। सो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 1 है दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर खोली गई, 1874 में। नेक्स्ट एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आती है। सबसे पहली एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कहाँ पर खोली गई, दैट इज जयकर नगर, जो कि वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलता है 1837 में। सीमेंट इंडस्ट्री वाज फर्स्ट सेटअप इन चेन्नई इन 1904। केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो 1906 में तमिलनाडु में रानीपेट में इसको खोला गया। नेक्स्ट शिपिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। जो हिंदुस्तान शिपयार्ड है उसको कहाँ पर खोला गया, इट वाज विशाखापट्टनम इन 1941। नाउ अगर आपको इतने सारे फैक्ट्स नहीं भी याद हैं, अगर आपको 1-2 फैक्ट्स भी याद होते तो भी काम चल जाता। क्यों, क्योंकि आपको अनटिल एंड अनलेस फैक्ट्स को कोट नहीं करेंगे तब तक हम बता नहीं सकते हैं कि राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में कैसे हुआ। डन। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज पेपर इंडस्ट्री। सो पेपर इंडस्ट्री को सिरामपुर में वेस्ट बंगाल में सबसे पहले लॉन्च करने की कोशिश करी गई, बट इट रन अनसक्सेसफुल, और उसके बाद लखनऊ में सेटअप करी गई। फिर से अगेन इसको सेटअप किया गया दैट इज इन टीटागढ़
वेस्ट बंगाल इन 1881 विच इज़ स्टिल वर्किंग, आज भी वो वर्किंग कंडीशन में है। ऐसी अगर हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं, सो इन 1818 द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन फोर्ट ग्लॉस्टर विच वॉज अनसक्सेसफुल। फिर से उसको 1854 में फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल किसने सेटअप करी, दैट इज केशव जी दावर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडियन ने सेटअप की थी। जूट इंडस्ट्री की बात करते हैं, रिश्रा, ये बहुत ही कॉमन है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी लिखा गया है 1855 में। वुलन इंडस्ट्री जो आपको देखने को मिलती है दैट इज सेटअप इन कानपुर इन 1876 विद द ब्रांड नेम लाल इमली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे यूनिक फैक्ट्स हैं जो आप कोट कर सकते हैं जो कि आपके आंसर को बिल्कुल डिफरेंट बनाएंगे दूसरों से। सो यहाँ पर हमने डिटेल में बता दिया कि कौन कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती है इन दी ब्रिटिश एरा। सबसे पहला क्वेश्चन यही था। दूसरा क्वेश्चन था कि ये जो इंडस्ट्रीज लगाई गई, क्या रीज़न है कि यहाँ पर आपको एक अनबैलेंस्ड ग्रोथ दिखने को मिलती है और इनकी जो इंडस्ट्रीज लगाई गई उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो थी, राइट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के क्या किया गया, उन्होंने हमारी इंडिया को एक मियर मार्केट बना दी। यहाँ से रॉ मटेरियल्स जाते थे, फिनिश प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में आते थे। उसकी वजह से क्या हुआ, जो भी हैंडलूम इंडस्ट्री है, हाथ का काम है, कारीगरी का जो काम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो हाथ का काम है वो एक्चुअली में किसने रिप्लेस कर लिया था, मशीन्स ने रिप्लेस कर लिया, राइट। सो इसीलिए सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की गई है। नेक्स्ट आता है लॉपसाइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। लॉपसाइडेड का मतलब क्या होता है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। देखिए उनका मेजर मकसद क्या था कि वो रॉ मटेरियल्स हमारे इंडिया से ब्रिटेन लेके जा सकें, तो उन्होंने डेवलप वो ही प्लेसेस की हैं जो पोर्ट्स के आसपास थी। तो आपको देखने को मिलेगा मुंबई, कोलकाता, ये वाले एरियाज़ में आपको ज़्यादा, चेन्नई, यहाँ पर आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पोर्ट एरियाज़ देखने को मिलते हैं जिससे कि ब्रिटिशर्स अपने रॉ मटेरियल्स को आसानी से ले जा पाए और अपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर पहुँचा पाए। तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड ग्रोथ देखने को मिलती है। आज भी अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न स्टेट्स की, वो आज भी इससे जूझ क्यों रही हैं, क्योंकि अनबैलेंस्ड ग्रोथ आपको 200 साल पहले भी देखने को मिल रही थी, राइट। सो आप देख सकते हैं जो ब्रिटिश रूलर्स हैं, दे नेवर परमिटेड मॉडर्नाइजेशन नॉर डिड दे इनकरेज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। So the unbalanced and lopsided growth structures were a legacy of British rule in India. तभी जो फर्स्ट कॉटन मिल है, जूट मिल है, कोल माइन है, वो इस्टेब्लिश तो की गई, लेकिन वो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी किसी एरिया में ही हुई, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ इंडिया की नहीं हो पाई। डन। थर्ड पॉइंट आता है लैकिंग कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। देखिए जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होती है वो ही एक्चुअली में बैकबोन होती है किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर की। सो जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो प्रॉपरली आज तक भी डेवलप नहीं हो पाया है। वो क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि यहाँ पर अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री पे हमने फोकस कब जाके किया? सेकेंड 5 ईयर प्लान में। सेकेंड 5 ईयर प्लान जब हमने लॉन्च किया तब हमारा जो महालनोबिस मॉडल है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि हमने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री पे फोकस किया। उससे पहले ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया में हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करें, राइट। सो आप देख सकते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर्स टू द इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस गुड्स सच एज मशीन्स, टूल्स एंड मोर दैट आर फर्दर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स. So the primary objective of Britishers rulers was to develop such an industry in India that would never be able to compete with the British industry. कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को कभी भी compete ना कर पाएं, इसीलिए उन्होंने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को सेटअप नहीं किया। तभी आपको स्लो एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ देखने को मिलती है इन दी ब्रिटिश एरा, राइट, जो कि आज भी हम जूझ रहे हैं। अभी भी हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है जो जितना स्ट्रांग होना चाहिए वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान ही नहीं दिया। तभी जो चाइना है वो इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किस पे ध्यान दिया? सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान दिया, राइट। सो ये आपको देखने को मिलता है। दीज आर सम ऑफ द रीजंस। ऐसे ही हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, जो कॉलोनियल्स थे दे कंटिन्यूड पैसिफाइंग देयर इंटरेस्ट by setting up industries like jute, tea, coffee plantations, etc.
and taking the advantage of a rich geographical diversity of their colony. Conclusively, the Britishers' exploitation spread rapidly to all sectors of India and the industrial sector was among the ones worst affected. So यहाँ पर exploitation आपको देखने को मिली है और सबसे ज़्यादा जो sectors हैं, जो secondary sector है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा hurt हुआ और इसकी वजह से हम क्या बन गए, जहाँ पर प्राइमरी सेक्टर हमारा प्राइम मोटिव बना रहा। आज भी हमारी इंडिया में 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड, राइट। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था जिसमें आपसे पूछा गया था कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज कौन कौन सी सेटअप की गई ब्रिटिशर्स में, और जो ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उन मॉडर्न इंडस्ट्रीज में ग्रोथ क्यों नहीं हो पाई, क्यों इतनी स्लो रही, और यहाँ पर हमारा जो डेवलपमेंट है वो लॉपसाइडेड रही। लॉपसाइडेड का मतलब क्या होता है, किसी पार्ट्स में ही डेवलपमेंट हो पाई, पूरी देश में डेवलपमेंट नहीं हो पाई, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो कि आपसे 20 मार्कर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है जीएस पार्ट में। जो बाकी के 2 क्वेश्चन हैं दैट इज रिलेटेड टू एचपीजी के, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।